So once again welcome dear students. In the last lecture we have seen the graphical method. We have also seen the explanation of the linear programming problem once again, and now we are going to look into the problems of the graphical method. एक प्रॉब्लम हम पहले ही ले चुके हैं, अब जस्ट उसको एक्सटेंड करने वाले हैं, तो एक्सटेंशन के हिसाब से जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स. सो सी केयरफुली. क्या दिया हुआ फंक्शन है? द फंक्शन इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2. पहला प्रॉब्लम हम पहले ही ले चुके हैं. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. क्या कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं? 2x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 10, 5x1 plus 2x2 less than or equal to 10, and 2x1 plus 3x2 greater than or equal to 6. x1 and x2 greater than or equal to 0. Condition of non-negativity. In the last problem we have seen the problem with x and y. Here we are going to see the problem in terms of x1 and x2. So the given problem is, once again we wrote the problem here. Now as per the last problem we are going to consider constraint 1, constraint 2, constraint 3 one by one. So see carefully. From constraint 1, what is constraint 1? 2x1 plus 5x2 less than or equal to 10 considered as equal to 10, out of which we put x1 equal to 0, then x2 equal to 2. So the point will be 0,2. Vice versa, जब x2 equal to 0 put करूंगा तब x1 equal to 5 बनेगा और the point will be 5,0. So ultimately the thing that we are going to take from this is, we are going to take 2 points with us, that is 0,2, 5,0 as far as constraint 1 is concerned. See carefully. इसकी तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान मत देना, ये जानबूझकर ऐसा पेज रखा हुआ है so that अगले पेज पे हम डायरेक्टली इसको डील कर सके. So ध्यान से देखना. अब constraint 2. Constraint 2 क्या है? Constraint 2 है 5x1 plus 2x2 equal to 10. Now considering 5x1 plus 2x2 equal to 10, see carefully. अब हम जाएंगे again x1 equal to 0 and x2 equal to 0. So if we are going to consider x1 equal to 0, then x2 equal to 5. See carefully, यहाँ पर put कर दो वो values. So x2 will be equal to 5 and the point will be 0,5. If we are going to put x2 equal to 0, then immediately the thing will be x1 equal to 2 and the point will be 2,0. अब यहां पर ये होने के बाद अब जरा ध्यान से देखो तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाया जाएगा? तो प्रॉब्लम ये होगा, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम ये होगा कि फ्रॉम कंस्ट्रेंट 1 व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. कंस्ट्रेंट 1 से जो 2 पॉइंट मिले कंस्ट्रेंट 2 से, वो देखो 0,5 एंड 2,0. ये हमें याद रखना है. पहले पॉइंट से भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले, दूसरे से भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले, एक प्लॉट करेंगे. ठीक है. फ्रॉम कंस्ट्रेंट 3. अब कंस्ट्रेंट 3 क्या है? कंस्ट्रेंट 3 है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. पर्टिकुलरली यहां पर लिखते हुए ग्रेटर देन लिखा है बच्चों, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये बताया चले कि ये ग्रेटर देन वाला कंस्ट्रेंट है. ठीक है. सो हमें याद रखें, लेकिन हमें इसको कंसिडर क्या करना है? सी केयरफुली. हमें इसको कंसिडर करना है इक्वल टू 6. समझे? हमें इसको कंसिडर करना है इक्वल टू 6, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. समझ में आया? सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट इक्वल टू 6 एंड द प्रॉब्लम विल बी पुट x1 इक्वल टू 0. जब x1 इक्वल टू 0 पुट करूं तो x2 इक्वल टू 2 मिलेगा. सो द पॉइंट विल बी 0,2. सिमिलरली x2 इक्वल टू 0 पुट करूं तब x1 इक्वल टू 3 मिलेगा. द पॉइंट विल बी 3,0. अब इतना हो गया हो तो अब जरा ड्रामेटिकली हम इसको जरा देखें तो हमें क्या नजर आता है? ध्यान से देखो. अब मैं इसको देखूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है? पहली जो चीज समझ में आती है वो ये कि मैं एक एक कंस्ट्रेंट प्लॉट करूं. अब मैं एक एक कंस्ट्रेंट प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिले? मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूं बच्चों, सो दैट मुझे चीजें आसान हो. पहला कंस्ट्रेंट जब मैं प्लॉट करूं तो मुझे पॉइंट मिलेगा 0,2, 5,0. अब ध्यान से देखना, 0,2, 5,0, 0,2, 5,0. हमने ये पहला कंस्ट्रेंट यहां पर प्लॉट कर दिया. इज इट क्लियर? दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? दूसरा कंस्ट्रेंट है 2,0, 0,5. 2,0, 0,5. ये दूसरा कंस्ट्रेंट यहां पर प्लॉट हो गया. 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 10.
पहला कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 10। अब तीसरा कंस्ट्रेंट 0,2 3,0 0,2 3,0 ये प्लॉट करने के बाद मिला 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, क्या करना है, ये जो कंस्ट्रेंट है, पहला कंस्ट्रेंट और दूसरा कंस्ट्रेंट, इनके नीचे वाला एरिया चाहिए। इनके नीचे वाला एरिया कौन सा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कंस्ट्रेंट का नीचे वाला एरिया जरा ध्यान से देखना, ये वाला। दूसरे कंस्ट्रेंट का नीचे वाला एरिया ये वाला। तो दोनों कंस्ट्रेंट का कॉमन नीचे वाला एरिया कौन सा बच्चों, 1 और 2, इतना ही। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, 1 2 ये और ये, यानी कहने का मतलब है मेरा पेन का कर्सर देखना, पेंसिल का कर्सर देखना, मैं वो एरिया मार्क कर रहा हूं। सो ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन। बच्चों अभी तक हमने ये तीसरा कंस्ट्रेंट पिक्चर में लाया नहीं है। अब मैं तीसरे कंस्ट्रेंट को पिक्चर में लाता हूं। तीसरा कंस्ट्रेंट कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब मुझे नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाला एरिया चाहिए। ग्रेटर देन मतलब ऊपर, अंडरस्टूड। कहां तक, पूरा इंफिनिटी तक। कहां तक, पूरा इंफिनिटी तक। लेकिन बच्चों ये पूरा इंफिनिटी इन दो कंस्ट्रेंट को नहीं चलेगा, तो इन दो कंस्ट्रेंट को कौन सा चाहिए, नीचे वाला। थर्ड कंस्ट्रेंट को कैसा चाहिए, ऊपर वाला। सो उनका कॉम्बिनेशन, तीनों का मिक्स मैच कहां पर हो गया, जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, वो हाईलाइटेड एरिया पर। अब ध्यान से देखना, ये है मेरा पॉइंट। अब कहने का मतलब ये है कि ये हुआ मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हुआ मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जानबूझकर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अंडरस्टूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो कहने का मतलब यह है कि मुझे ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई करना। जरा ध्यान से देखोगे फिर से, तो एक लाइन, एक जो पॉइंट है ये वाला, ये 5x1 प्लस 2x2 और 2x1 प्लस 3x2 पर है, मतलब कंस्ट्रेंट नंबर 2 और 3। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पहले और दूसरे कंस्ट्रेंट पर है। सो सी केयरफुली, अब यहां पर द फिजिबल रीजन इज एज शोन इन द फिगर, दिखाया हुआ है। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने की वजह से फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहला और दूसरा कंस्ट्रेंट, दूसरा और तीसरा कंस्ट्रेंट। अब इन दोनों में से मुझे अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो किसी एक को तो कांस्टेंट कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने टारगेट किया x2 पर, इसीलिए इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई किया, इसके कोएफिशिएंट से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। सो द इक्वेशन सिमिलरली वाइस वर्सा यहां पर कर दिया, यानी 3 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई। जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 4x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 20, 25x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसल, 21x1 इक्वल टू माइनस 30, सो x1 इक्वल टू 1.42। इफ x1 इक्वल टू 1.42, x1 की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में डाल दी तो x2 की भी वैल्यू 1.42 मिली। रफ वैल्यूज है, एग्जैक्ट आने की चांसेस कम होती है, समझ में आया ना। तो टेंटेटिव वैल्यूज हमें पकड़नी पड़ती है। अब इधर चलते हैं। इधर चलने के बाद मैं जब 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 30, 4x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्शन लेने के बाद 6x2 will get cancelled and x1 will be 1.63. Similarly, x2 will be say 0.91. So अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हमें दो पॉइंट्स मिले, ये दो पॉइंट्स मिले। अब ये दो पॉइंट्स मिलने के बाद ये एक तीसरा पॉइंट हमारे लिए कॉमन है। सो सी ध्यान से, द वर्टेक्स ऑफ द गिवन रीजन आर, अब ये गिवन फिजिबल रीजन के वर्टेक्स 0,2, 1.42, 1.42, 0.63 एंड 0.91। सब्सटीट्यूटिंग दिए वर्टेक्स को देखने के बाद अब हर एक वर्टेक्स पर मैं जब z कैलकुलेट करूंगा तो z क्या है, मैं फिर से एक बार यहां पर चलता हूं। आपका z है 5x1 प्लस 3x2,
यानी जहां जहां मैं x1 है वहां 0 और x2 है वहां पर 2, तो पहली z की वैल्यू मिली 6। जब 1.42 पुट कर दिया तो 11.36, और जब 1.63 एंड 0.91 पुट कर दिया तब वैल्यू मिली 10.88। सो सी केयरफुली, अब इन तीनों में से विच इज द मैक्सिमम वैल्यू? इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट योर मैक्सिमम वैल्यू इज 11.36। Once it is 11.36, immediately we will say the given function has maximum value at 1.42 and 1.42. So this is the problem, my dear students. Hopefully ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। Is it clear? Understood? अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मेरा मोमेंटम मैं शिफ्ट करता हूं पीछे, ले लो कर लो बात। ठीक है, अब हमारे सामने प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिकली हम इस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। चलो ठीक है, सब लोगों का कंसंट्रेशन मेरे पास रखो, ये प्रॉब्लम आईएमपी है। ध्यान से देखना, अ फर्म यूजेस, क्या यूज करती है? लेथ मशीन, मिलिंग मशीन एंड ग्राइंडिंग मशीन। लेथ मशीन क्या काम करती है? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। मिलिंग मशीन क्या काम करती है? ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और ग्राइंडिंग, बचपन से लेकर अब तक आपकी ग्राइंडिंग ही होती आ रही है सिस्टम में। ठीक है, यानी दबोचे जाते हो, भर यानी क्या होता है उसमें, पतले हो रहे हो दिन ब दिन। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन टू प्रोड्यूस 2 मशीन पार्ट। देखो बच्चों, सिस्टम क्या है कि एक पूरी फर्म है जिसमें कुछ न कुछ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन में 3 टाइप की मशीन यूज की जाती है। कौन कौन सी मशीन यूज की जाती है? पहली जो मशीन यूज की जाती है वो लेथ मशीन है, दूसरी है मिलिंग मशीन और तीसरी है ग्राइंडिंग मशीन। जिससे 2 मशीन के पार्ट प्रोड्यूस की जाते हैं। अब दिस इज क्लियर टू यू, the table given below represents the machining time required for each of the part. So see carefully, this is part 1, part 2, and this is the machining time required. Find the number of parts 1 and 2 to be manufactured to maximize the profit. My dear students, the thing is that you have to maximize the profit. Immediately the thing alternative that is with you कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हुए आपको ऐसा मैक्सिमाइज करना है कि कौन से पार्ट का प्रोडक्शन कितने नंबर में किया जाए, सो दैट मैं प्रॉफिट, मेरी कंपनी भी अच्छी से चले, फर्म भी अच्छे से चले और नुकसान भी ना हो। इतना क्लियर? सो ये है हमारा प्रॉब्लम। अब जरा टेबल के पास चलते हैं, क्योंकि ये टेबल ही सब फसाद की जड़ है और ये टेबल ही सब चीजें क्रिस्टल क्लियर करेगा। सो पहला कॉलम है मशीन, जिसमें तीनों मशीन दी हुई है। दूसरा कॉलम है टाइम इन मिनट्स। अब ये टाइम क्या दिया हुआ है? मशीन 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ध्यान से देखना, तीसरा पार्ट है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल पर वीक, यानी लेथ मशीन ज्यादा से ज्यादा 3000 मिनट काम करेगी। बच्चों ये पूरा सिस्टम मिनट में दिया हुआ है, इसीलिए हम मिनट में ही कंसिडर करेंगे, घंटे तो कंसिडर नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ? तो 3000 मिनट काम करेगी एक हफ्ते में। लॉजिकली सवाल देखो तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में दिन होते हैं 7। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे होते हैं 24। 24 घंटे में से एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं मिनट 60। तो ये इजीली पॉसिबल है। अगर 5 डेज वर्किंग भी कंसिडर करें तो भी ये इजीली पॉसिबल है। अंडरस्टूड? तो ये मिनट ही होना चाहिए लॉजिकली। सो अब दूसरा ध्यान से देखना, लेथ मशीन ज्यादा से ज्यादा 3000 मिनट काम करेगी, मिलिंग मशीन ज्यादा से ज्यादा 2000 मिनट काम करेगी, ग्राइंडिंग मशीन ज्यादा से ज्यादा 900 मिनट काम करेगी। फिनिश। उसमें से भी लीथ मशीन पे पहला प्रोडक्ट अगर काम करेगा, यानी पहले प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए 12 मिनट लगेंगे, दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए 6 मिनट लगेंगे। लॉजिकल। मिलिंग मशीन में पहला प्रोडक्ट 4 मिनट में तैयार होगा, दूसरा प्रोडक्ट 10 मिनट में तैयार होगा। ग्राइंडिंग पे वही टाइम 2 and 3 होगा। अब प्रॉफिट पर यूनिट, यानी अगर मैं प्रोडक्ट 1 प्रोड्यूस करूं तो मेरा प्रॉफिट होगा, फर्म का प्रॉफिट होगा 40 रुपए, रुपीज में कंसिडर किया होगा ये। अगर मशीन 2 पर प्रोड्यूस करूं तो 100 रुपए। यानी कहने का मतलब अगर पार्ट 1 प्रोड्यूस करूं मैं पहले प्रोडक्ट का, तो मुझे 40 रुपए पर प्रोडक्ट
पार्ट 1 पर प्रॉफिट होगा, दूसरे पे 60 रुपए पर प्रॉफिट होगा। इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं और आगे चलता हूं, ध्यान से देखना। सो आई एम गोइंग टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड, सी केयरफुली द क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, एंड इमीडिएटली द क्वेश्चन गिव्स मी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जब उसने प्रॉफिट किया तो बच्चों पूरा फोकस आके रुक गया कहां पर, इस प्रॉफिट पर। दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। What has to be maximized? Profit has to be maximized. That means this 40 and 100, this has to be maximized. But this 40 and 100 are depending on what? These are depending on 1 and 2. So 101%, what we are going to consider? See carefully. हम इसको कंसिडर करेंगे बच्चों x1, इसको कंसिडर करेंगे x2। समझ में आए? इसको कंसिडर करेंगे x1, इसको कंसिडर करेंगे x2। लेट x1 एंड x2 बी रिप्रेजेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो z इक्वल टू मैक्स z इक्वल टू 40x1 प्लस 100x2। लॉजिकल बात समझ में आ गई? यानी x1 का जितना भी प्रोडक्शन होगा मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस x2 का जितना भी प्रोडक्शन होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिलेगा z, जो कि मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। z मीन्स प्रॉफिट। क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। लेकिन बच्चों ये मैक्सिमम होगा कब? जब कुछ चीजें अपना पैर छोड़ेंगी तब। अब पैर छोड़ेंगी मतलब क्या? चाहे तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैं पूरे के पूरे यूनिट इसका प्रोडक्शन करूं, चलेगा ना? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट, ये प्रोडक्शन पूरा करने के लिए मुझे इसको और इसको देना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट ए, ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट तभी होगा बच्चों जब वो इस पर भी काम करेगा, इस पर भी काम करेगा और इस पर भी काम करेगा। अंडरस्टूड? सो अब मुझे इनको अलग अलग नहीं, इनको कंबाइन देखना पड़ेगा। सो सी केयरफुली। तो मैं एक काम करूंगा, इनको कंबाइन देखना पड़ेगा, मतलब मैं मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 को कंबाइन देखना पड़ूंगा। सो इसीलिए इसको कंस्ट्रेंट 1 कहूंगा, इसको कंस्ट्रेंट 1 कहूंगा, इसको कंस्ट्रेंट 2 कहूंगा, इसको कंस्ट्रेंट 3 कहूंगा। इसके लिए x1 और इसके लिए x1 और इसके लिए x2 कंसिडर किया है। सो 12x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 3000 नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स, यानी लेस देन और इक्वल टू 3000। अगर इन्होंने कहा था मिनिमम तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लेता। बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये कहते मिनिमम तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लेता। अंडरस्टूड? अब अगर इतना क्लियर हो गया हो तो मैं फिर से आगे जाता हूं। अब ध्यान से देखना, मिलिंग मशीन वाला 4x1 प्लस 10x2 लेस देन और इक्वल टू 2000, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 900। अब ये बना पूरा प्रॉब्लम हमारे पास, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने वो जानबूझकर लिखा है कि हियर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर रिप्रेजेंटेड बाय x1 एंड x2। मैं समझाना चाहता था और बाद में ये पिक्चर में लाना चाहता था बच्चों, इसलिए बाद में लिखा है। ठीक है, आप पहले भी लिख दिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2, कंस्ट्रेंट 3, अब ये रिपीट नहीं करूंगा। कंस्ट्रेंट 1 से मुझे जो पॉइंट्स मिले वो 0, 500, 250 0। कंस्ट्रेंट 2 से जो पॉइंट्स मिले वो 0, 200, 500 0। कंस्ट्रेंट 3 से जो पॉइंट मिले 0, 300, 450 0। ये तीनों कंस्ट्रेंट प्लॉट करने के बाद बच्चों तीनों लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होने की वजह से जो इक्वेशंस मिले वो ये इक्वेशंस मिले। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये इक्वेशंस मिलने के बाद जो रीजन मिला वो ये रीजन मिला। बच्चों ये लेस देन और इक्वल टू है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब इसको कैसा डील करना है। हम ऑलरेडी इसके 2 प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ में ले रहा हूं। आप इसको बाद में आराम से भी लिख सकते हैं। मेरा मेन कंसर्न क्या था? मेरा मेन कंसर्न ये था कि मैं आपको कैसा प्रॉब्लम को मॉडल में कन्वर्ट करना है ये बताऊं। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको बाद में फिर से एक बार रिपीट करूंगा बच्चों, लेकिन मैं नए टाइप में रिपीट करूंगा, इसको याद रखिएगा। अब ये करने के बाद एक तो ये 0 0, दूसरा ये 0, 200, तीसरा 250, 0,
और ये चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, कंस्ट्रेंट 1 का और किसका, कंस्ट्रेंट 2 का, इन दो पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिबल रीजन होने के बाद एज इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने काउंट कर लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लेने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो x1 इक्वल टू 187.5, x2 इक्वल टू 125। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब हमारे जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स है 0,200, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 0,200, 00, 250, 0 एंड वो नया मिला 100। सो ध्यान से देखो 0,200 जो 0,200, 250, 0, 187, 125। बच्चों इसमें 00 जानबूझकर लिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रीजन इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉफिट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यानी क्या चाहिए, मैक्स चाहिए। तो 00 तो प्रॉफिट मैक्सिमम देने से कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए जानबूझकर मैंने लिखा नहीं। अंडरस्टूड। सो तीनों पॉइंट्स पर जब मैं वैल्यू काउंट करूं तो देखो क्या हो जाएगा, 0,200 पर मुझे 20,000 वैल्यू मिली, 250,0 पर मुझे 10,000 वैल्यू मिली, 187 एंड 125 पे 187.5 एंड 125 पे मुझे 20,000 वैल्यू मिली, जो दोनों मैक्सिमम है। कौन कौन सी मैक्सिमम है, पहली भी मैक्सिमम है और तीसरी भी मैक्सिमम है। सो विच शुड आई पुट, तो कौन सा वैल्यू मैं कंसिडर करूं? तो कॉमन सेंस ये कहता है बच्चों कि आप पहली वैल्यू के साथ जाओ। सिर्फ रीजन उसका ये है क्योंकि हम पॉइंट में आंसर नहीं चाह सकते। अंडरस्टूड, पॉइंट में आंसर नहीं चाह सकते। तो ऐसा अगर मैं कंसिडर करूं लॉजिक वाला तो वो चलेगा क्या, ना, वो इसलिए नहीं चलेगा, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्शन करूं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, तो बाकी का 3 मशीन पर ये प्रोडक्शन चलेगा ही नहीं। उस केस में ये जो फर्म है ये 2 प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दोनों प्रोडक्ट चाहिए, दोनों का प्रोडक्शन चाहिए, और वो प्रोडक्शन ऐसा चाहिए कि हम सक्सेसफुल रेट से चल पाए। इसीलिए ये 187 जो है ना, प्रोडक्शन करते हुए इसको 188 करना और इसको 125 करना, यानी मैं प्रोडक्शन करते हुए बोल रहा हूं। बेसिकली आपका आंसर करेक्ट है 187.5 एंड 125। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बेसिकली करेक्ट आंसर है 187.5 एंड 125, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन दिस 5.5 हैज टू बी राउंडेड ऑफ, यानी प्रोडक्शन होना चाहिए 188 एंड 125। सो पहला प्रोडक्ट 188 प्रोड्यूस करो, दूसरा प्रोडक्ट 125 नंबर्स प्रोड्यूस करो, तो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं। इतना क्लियर हुआ? सो दिस इज द क्वेश्चन जो हम डिटेल में कहने वाले थे। अब जरा सा एक ध्यान से देखना, ये समझ लीजिए ये जगह खाली इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स ताकि मैं ये डिस्कस कर सकूं, वरना आप अगर देखोगे कि पिछले ही प्रॉब्लम में मैंने तुरंत यहां पर लिख दिया था द फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इसलिए सो दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस द थिंग्स विथ यू। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं वंस अगेन आगे जाता हूं, ध्यान से सुनो, मैं आगे जा रहा हूं, और वो आगे कैसा जा रहा हूं जरा देखो। यहां पर थोड़ी देर के लिए इसको बाजू में रख रहा हूं बच्चों, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये प्रॉब्लम है, इसको भी मैं साइड में ले रहा हूं। अब यहां पर हूं, ठीक है, यहां पर हूं। सो अब जरा ध्यान से देखो प्रॉब्लम की तरफ। क्या आप यही प्रॉब्लम यहां पर देख रहे हैं? हां, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो तीसरा कंस्ट्रेंट है जिसके ऊपर मैंने पेंसिल रखी है बच्चों, वो यहां से एब्सेंट है। सही हूं? ये यहां पर नहीं है। सो व्हाट इट गिव्स मी कि ये 2 छोड़ दूं तो बाकी सब यहां पर अवेलेबल है, यानी अब मैं इसको जरा सा पलटा दूं मैं बच्चों, तो ये अगर लाइन छोड़ दूं तो ये पिक्चर जैसे का वैसा यहां पर होगा। समझ में आया ना?
ये पिक्चर जैसे का वैसा यहां पर होगा। सवाल यह है कि क्या फिजिबल रीजन यही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, देखेंगे। अब मैं फिर से एक बार प्रॉब्लम की तरफ आपका नजर लाऊं। बच्चों, ये मैक्सिमाइज है और ये मिनिमाइज है, यानी ये पिक्चर और ये पिक्चर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लाइन तक रिलेटेड हो सकती है, लाइन सेम है, लेकिन फिजिबल रीजन दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। पॉइंट्स सेम होंगे। तो इसीलिए मैंने कंपेयर करने के लिए द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन वर ये, द रीजन इज एज शोन इन द फिगर, न्यू रीजन ये। वर्टेक्स तो वही है बच्चों, लेकिन नया रीजन ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नए रीजन में, पुराने रीजन में लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट थे, नए रीजन में ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट है। पुराना रीजन, पुराना प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला था, नया प्रॉब्लम मिनिमाइज वाला है। सो ये थोड़ा सा सटल चेंज है। तो वो सटल चेंज देखने के बाद मैं फिर से पलटा ले लाऊं। अब ये पलटाने के बाद मुझे क्या पता चला, सर ये वाला चीज मैं पलटाऊंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि रीजन तो वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर मैंने कॉमन नीचे वाला एरिया देखा, अंडरस्टूड, जो दोनों को कॉमन हो, दोनों के नीचे हो, इसका भी झगड़ा नहीं, उसका भी झगड़ा नहीं। अब मुझे नीचे वाला एरिया नहीं देखना है, ऊपर वाला एरिया देखना है जो दोनों के ऊपर हो। सो अब देखो, इस लाइन के मुझे इसके आगे देखना है, अंडरस्टूड, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी ये आगे। इसीलिए जो ये रीजन देख रहा है वही है आपका रीजन। अब यही आपका रीजन, इसका मतलब ये देखो आगे चला गया। इसका मतलब ये बना, इसका कंसेप्ट ये बना कि जरा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये वाला देखो तो ये पता चलेगा कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, आगे 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 बढ़ रहा है। सो द रीजन्स वर्टेक्स आर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। वर्टेक्स कौन से हैं? 0, 3.7, इससे हटके ये अलग, ये अलग, 0.96, 1.83, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होने की वजह से वो 4,0। सो बच्चों, अब न्यू वर्टेक्स पे जब मैं कैलकुलेट करूं तो पहले वर्टेक्स पे आंसर आया 18.5, दूसरे पे आया 0.95 एंड 1.83 पे आया 11.07 और तीसरे पर आया 4,0 पर आया 8। सो 8 इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, अंडरस्टूड। सो अब मैंने दोनों टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने ले लिए, एक तो मिनिमम वाला भी ले लिया और मैक्सिमम वाला भी ले लिया। सो होपफुली अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं यहां पर ये चीज स्टॉप कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सिंपलेक्स मेथड देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।